बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बी फिट विद डॉक्टर बुलंद इकबाल, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। और आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेहत के एक अहम मसले के हवाले से, जो कि ताल्लुक़ रखता है हमारे मुंह से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हैं, डेंटिस्ट हैं, साबिक़ वाइस प्रिंसिपल हैं कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के। इसके अलावा पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, कितने परसेंट लोग पाकिस्तान में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे रुझान बड़ा कम है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट तो सब बिजी होते हैं, वो हम सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट करके समझते हैं कि बस ब्रशिंग करके हमने काफी। असल में इसके दो पहलू हैं। एक तो डेंटिस्ट वाला पहलू देखें तो वो तो बिजी होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो सवाल है कि लोग कौन कितने जाते हैं, कितने तो परसेंट, जैसे 100 में से कितने लोग ऐसे होते होंगे जो डेंटिस्ट? सर हमारे यहाँ बड़ा डिफरेंट ट्रेंड है। हमारे यहाँ सिर्फ लोग पेन में या मुंह में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर आते हैं। डेंटल डिजीज में बीमारी के तौर पे जब होती है तब जाते हैं। एग्जैक्टली। रेगुलर चेकअप्स या रेगुलर हमारा सारा दिन इस लोगों के पेन सही करने में, लोगों की मुंह के अंदर स्वेलिंग सही करने में गुजर जाता है। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर लोग चेकअप्स के लिए लोग नहीं जाते। नहीं, 6 मंथली अगर लोग चेकअप करा लें तो इतना नुकसान उनका ना हो और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए, और उनका ट्रीटमेंट बहुत सस्ता हो जाए, क्योंकि इतना 6 महीने में इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब वो हमारे पास आते हैं, एक तो पेन में आते हैं, फिर मल्टीपल किस्म की उनको प्रॉब्लम होती हैं, फिर हम जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर ज़ाहिर है अपना एस्टीमेट देते हैं, तो वो फिर बाहर जाके बोलते हैं बहुत महंगे हैं, इतना पैसा। भाई इतना पैसा तो आपने सारे काम जमा क्यों किए? अगर 6 मंथली आप चेकअप करा लें, जो कि कराना चाहिए लोगों को, तो कोई भी इतना बड़ा काम एकदम नहीं आएगा ना। भाई एक दांत में कुछ हो गया या आपने स्केलिंग करा ली तो इतनी महंगी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये बोलना कि डेंटिस्ट महंगे हैं तो ये ज़्यादती हमारे लिए हो जाती है। इस वजह से कि लोग काम इकट्ठा करके लाते हैं। अब मैं एक मिसाल दूँ कि आप एक अपने घर की ज़रूरत के लिए एक जनरल स्टोर से चीज़ लेके आते हैं, एक मिसाल के तौर पे चाय का एक आप अपनी ग्रॉसरी के लिए पूरे महीने की करने जाते हैं, तो ज़ाहिर है बिल नहीं होगा उसका। तो जब आप सब कुछ जमा करके आएंगे तो डेंटिस्ट तो ज़ाहिर है आपसे फिर आप पूछेंगे भी उससे कि कितना खर्चा होगा, तो वो तो बताएगा। तो अच्छा सर, माउथ वॉश कितना यूज़ करना चाहिए और किस एज से यूज़ कर सकते हैं? सर माउथ वॉश बस ये कि उसमें आप रिकमेंड करते हैं माउथ वॉश यूज़ करना? सर बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा हम डिपेंड नहीं करते। फ्लोराइड माउथ वॉश बेहतर होता है या क्लोराहेक्सिडिन वाला? देखिए, माउथ वॉश और पेस्ट दोनों का काम ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए ना। क्या ऑब्जेक्टिव? ये दोनों को आपके मुंह, आपकी हाइजीन को अच्छा रखना। तो इन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ अच्छी काम की है, वो है फ्लोराइड। सिर्फ फ्लोराइड देखना चाहिए कि जिस पेस्ट में या माउथ वॉश में है वो इस्तेमाल करें। क्लोराहेक्सिडिन ज़रूरी नहीं है अगर किसी को डेंटल। फ्लोराइड के अलावा देखिए, टूथपेस्ट में फ्लोराइड और माउथ वॉश में एक चीज़ होती है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन क्या करता है? प्लैक नहीं जमने देता। और फ्लोराइड क्या करता है? फ्लोराइड एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी कि दांत में बच्चे के कीड़ा लगने से या बड़े के कीड़ा लगने से रोकता है वो। माउथ वॉश किस एज से इस्तेमाल कर सकते हैं? माउथ वॉश कर सकते हैं। और कितनी दफ़ा दिन? जब परमानेंट टीथ हूँ उसके बाद नहीं, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं करें उसको, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बस करें। लेकिन ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट। सर, एक जो मिथ कहते हैं कि ये नॉर्मल ओरल फ्लोरा जो होता है ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आगे गट में भी जाता है। बिल्कुल ऐसे। माउथ वॉश आपका नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शंस या ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत? देखिए, हमारे मज़हब में भी है ना, हर चीज़ एतदाल से करें। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिव फॉर्म में ज़्यादा अगर करेंगे तो वो तो नुकसान दे। लोग बोलते हैं हम 3 दफ़ा ब्रश करते हैं। भाई क्यों करते हो 3 दफ़ा ब्रश? 2 दफ़ा ही कर लो। माउथ वॉश आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर लें बस, क्योंकि वो उसमें कोई ज़्यादा यूज़ करने से, जैसे आप बता रहे हैं ना कि ओरल म्यूकोजा पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल होगा। लेकिन सर, मिसवाक जो हमारी सुन्नत भी है, मिसवाक कैसी है दांतों की? इज़ गुड, मिसवाक इज़ गुड, लेकिन देखिए हर दौर का एक अलग टूल होता है। पहले हम उस ज़माने में लोग ऊँट पे सफ़र करते थे, उनके पास मिसवाक दांत साफ करने के लिए बेहतरीन टूल था। लेकिन अब जब ब्रश आ गए या चीज़ें मॉडिफाई होती है ना अपने आप को, तो ब्रश करने से टूथब्रश यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। माउथ वो मिसवाक भी वही काम करती है। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर साहब,
दांत की सरफेसेस साफ करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम, ब्रशिंग टाइम जो वो ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2 कि प्रॉपर हर सरफेस पे ब्रश किया जाए। ऑब्जेक्टिव ब्रश करने का ये है कि हर सरफेस पे ब्रश किया जाए। आपको पता है कितनी सरफेसेस होती हैं दांत की? सर टोटल जो है वो 5 सर्विसेज हैं, जो कि Exactly. 4 साइड और एक वो, जिसमें से हम 2 साइड्स तो कभी कर ही नहीं पाते, जो कि हम डेंटल फ्लॉस से कर सकते हैं। सर देखें, 32 50% या 40% ऑफ द ऐसे ही है। सरफेस व्हिच वी नेवर ब्रश, और आप उसका भी- एक ही तरीका है, सिर्फ फ्लॉस। आपकी तो ज़बरदस्त नॉलेज है। मैं आप बिल्कुल यही बात करने वाला था कि आपको पता है 32 टीथ की 5 सरफेस को अगर मल्टीप्लाई तो 160 सरफेसेस बनती हैं। 160 सरफेसेस को अगर आप साफ करने खड़े हों और स्टॉप वॉच लगा लें आप 2 मिनट की, वो 2 मिनट ही पूरे नहीं होंगे। वो 2 मिनट पूरे नहीं होते। वो इसलिए कि हमको आदत नहीं है, हम 10 सेकंड और 15 सेकंड ब्रश करते हैं। जब आप 160 सरफेसेस कंसीडर करके सफाई करेंगे तो 2 मिनट भी कम है, लेकिन वो हमको ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो 2 मिनट कम से कम ब्रश करें, एक तो टाइम उसका, और फिर प्रॉपर ब्रशिंग करें। वो मतलब हर सरफेस साफ करें, मिनिमम 5 to 6 स्ट्रोक्स ऑन ईच सरफेस ऑफ द टीथ वाली बात है। तो ब्रशिंग करें ठीक। वो, लेकिन लोग नहीं करते ना, लोग कम करते हैं, इस पर टाइम बहुत कम देते हैं ब्रशिंग को। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि यानी हम ब्रशिंग के साथ साथ आजकल इलेक्ट्रिकल ब्रशेस आ गए हैं, तो ये सर्कुलर मूवमेंट वाले इलेक्ट्रिकल ब्रशेस कैसे हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि ब्रशिंग जो है वो फ्रंट टीथ की जो है वो ख़ास तौर पे अप एंड डाउन होनी चाहिए, और साइडों की चाहें तो आप जो है वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि दांतों को अप एंड डाउन किया जाए ताकि आपके मसूड़े भी ज़रा अपनी जगह पे रहें। बात वही आ जाती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि दांतों की सरफेसेस को साफ करना है। तो इलेक्ट्रिक ब्रश भी कारआमद है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वो राउंड उसमें कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, तमाम सरफेसेस साफ होनी चाहिए। और बाकी 2 सरफेसेस जिसका आपने जिक्र किया वो डेंटल फ्लॉस से, वो मीजियल एंड डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ कहलाती है, वो डेंटल फ्लॉस से ही साफ होती है। फ्लॉसिंग करनी चाहिए। फ्लॉसिंग ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। ये भी कहा जाता है कि इन डेंटल फ्लॉसिंग से दांतों में खला पैदा हो जाता है, फिर गोश्त फंसने लगता है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, डेंटल फ्लॉस की अगर ख़ास बात ये होती है कि वो उस पर वैक्स चढ़ी हुई होती है उस दांत पे, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो तंग से तंग जगह में चला जाता है दांतों के, और नंबर 2 वो मसूड़ों को डैमेज नहीं करता। लोग फ्लॉसिंग उसको भी बोलते हैं ना, जो आम एक थ्रेड लेके उससे साफ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं फ्लॉसिंग उससे। दांतों का खिलाल टूथपिक से भी करते हैं। वो गलत है ना। जैसे डेंटल फ्लॉस अगर आप बाकायदा लेते हैं तो वो तो वैक्स होती है ना, थ्रेड से। वैक्स जो का थ्रेड होता है तो वो तो स्लिप होता है इंटरडेंटल स्पेस में, एंड वो इंटरडेंटल स्पेस को क्लियर करता है, और फाइनली वो नीचे मसूड़ा होता है। आम अगर आप धागे से करें तो आप देखें जब आप निकालेंगे तो उसमें ब्लड आएगा। डेंटल फ्लॉस में ऐसा नहीं, ब्लड नहीं आता। नहीं आता। ठीक। सर आपसे अब जी ये जानना चाहेंगे कि खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए कहा जाता है कि दांतों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा होने से साथ साथ दांतों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। दांतों को साफ करने के लिए जहाँ ब्रशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे एक टर्म आती है स्केलिंग, जिससे कि आप मशीन के ज़रिए दांत साफ करते हैं। तो कितनी दफ़ा साल में स्केलिंग कराई जा सकती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्केलिंग का यह है कि पर्पस, देखिए मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्या है। स्केलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी दांत के ऊपर कोई पार्टिकल्स, प्लैक जमा होना या टार्टर जमा होना, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर दांत पे है उसको रिमूव आप ब्रश से नहीं कर सकते, तो यू नीड टाइम फॉर द स्केलिंग ना। तो स्केलिंग क्या करती है, जैसे सिंपल मैं समझाऊँ, आपकी कार जैसे सर्विस के लिए जाती है ना, कि उसने क्या करना है, बिल्कुल नीट क्लीन वॉश कर देना उसको एंड पॉलिशिंग कर देना, इससे दांत साफ हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि दांत का कलर चेंज हो जाता है या दांत वाइट लगने लगते हैं। स्केलिंग ऐसे नहीं है। स्केलिंग लाइक कार सर्विस, कि आपने दांत वॉश कर दिए, बिल्कुल ठीक है, साफ हो जाएगा। लेकिन वो ज़रूरी क्यों है, मैं डॉक्टर बुलंद बता दूं कि क्योंकि जो प्लैक जम गया दांत पे, यू कांट रिमूव द प्लैक विद द हेल्प ऑफ द ब्रश।
यू शुड गो फॉर द स्केलिंग, वो स्केलिंग से ही निकलेगा। तो स्केलिंग साल में एक दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए, और पूरी दुनिया में लोग करवाते हैं, पूरी दुनिया में लोग करवाते हैं। मैंने बाहर देखा, बहुत ट्रेंड है। अगर वहाँ किसी का स्केलिंग का अपॉइंटमेंट मिस हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। अच्छा। यकीन करें, इतनी टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा सर, लोग ये कहा जाता है कि स्केलिंग कराने के बाद दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, बाद बिल्कुल दफ़ा दांतों की इंटर स्पेसेस भी बढ़ जाती हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? और ये भी कहा जाता है कि हर दफ़ा की स्केलिंग में कुछ माइक्रो या नैनो मिलीमीटर्स दांतों की लेयर हटती है, बहुत ज़्यादा स्केलिंग कराने से दांत हल्के हो जाते हैं, ये बात दुरुस्त ये है? बहुत ज़्यादा कही जाने वाली बात है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इसको, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल यही बातें लोग करते हैं। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। दांत सेंसिटिव क्यों होते हैं? पहली वाली बात, सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि आपका दांत बहुत अरसे बाद आपका एक्चुअल सरफेस एक्सपोज होती है, क्योंकि इट इज़ हिडन बाय द प्लैक। जब आप प्लैक रिमूव करेंगे तो आपका इनेमल बहुत दिनों बाद एक्सपोज हुआ, तो वो सेंसिटिव होता है। दूसरा, दांतों में गैप आ जाना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दांत हट जाएं अपनी जगह से ना। वो जो प्लैग हम दांतों के बीच में से निकालते हैं, लोग समझते हैं कि ये गैप, दांतों में गैप हो गया। नहीं, हमने वो कचरा, वो गंदगी वहाँ से निकाली है। वो जब वो उसको साफ़ करते हैं तो लोग समझते हैं गैप हो गया। गैप होना चाहिए दांतों में, जो नेचुरल है बिल्कुल। अल्लाह ताला एक दांत भी बना सकता था ना, एक ऊपर बना देता, एक नीचे बना देता, पूरी गैप फिक्स बना सकता था। अल्लाह ताला ने गैप रखे ना, दांत अलग अलग बनाए। उसका एक रीज़न ये है कि आपका जितना स्लाइवा, जितना थूक बनता है, वो सब मैंडिबुलर एरिया में बनता है, एंड पैराइटेड ग्लैंड जो साइडों पे होते हैं उससे बनता है। तो वो उस इंटरडेंटल स्पेस से आपकी ज़बान तक आता है, उस ज़बान को गीला रखता है, आपके हलक को गीला रखता है। अगर ये इंटरडेंटल स्पेसेस ना हो तो आपको ड्राइनेस ऑफ द माउथ, मुंह खुश्क रहने की शिकायत होगी। तो अल्लाह ताला का निज़ाम पढ़ने के बाद इंसान को पता चलता है। हम सोचते हैं इंटरडेंटल स्पेसेस क्यों हैं। मुझे बताइएगा कि बैड ब्रेथ के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं? क्या सिर्फ स्केलिंग कराने से बैड ब्रेथ पे काबू पाया जा सकता है, जैसे हम मुंह की बू कहते हैं, मुंह की बदबू कहते हैं? बिल्कुल, ये टर्म कहलाती है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मीन्स फाउल स्मेल फ्रॉम द ओरल कैविटी। एक वजह तो उसकी यही होती है, जो प्लैग जमा हुआ है या गम्स आपके ब्लीड कर रहे हैं, गम्स हेल्दी नहीं है, वजह ये भी होती है। इसके अलावा भी मल्टीपल वजूहत होती हैं। स्टमक अपसेट हो या डिजीज़ हो स्टमक में, मतलब आपके इंटेस्टाइन, या तो उसमें इवन लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो, उससे भी हो, ट्रैक्ट में, उससे भी आपको स्मेल कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन है उससे भी आती है। लेकिन स्केलिंग कराने से और सफाई कराने से काफ़ी हद तक मुंह की बदबू से अगर वो मुंह की वजह से है तो बिल्कुल होती है। स्केलिंग बहुत ज़रूरी यूँ होती है कि आप वो चीज़ें हटा नहीं सकते दांतों से जो स्केलिंग से हटती हैं। अच्छा, आपकी ये बात बीच में रह गई कि दांत सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि दांतों में हिल गए या मसूड़ा। तो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, सेंसिटिविटी, दांतों का हिल जाना, ये 1 वीक के लिए होती हैं। 1 वीक के बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। गम्स सब जब अपनी जगह पे आइसक्रीम भी खा सकते हो, चाय भी पी सकते हैं। एग्जैक्टली, आप गम्स उनको अपनी जगह पकड़ लेते हैं दोबारा दांतों को। ठीक। अच्छा सर, दांतों में एक टर्म होती है पायूरिया कह लें, या जिसे मसूड़ों में से पस आना कह लें, मसूड़ों की सूजन कह लें, मसूड़ों की सोजिश कह लें, क्या इलाज होता है इसका? कुछ लोग दिस इज कॉल्ड पेरियोडोंटाइटिस, यानी कि मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन। उसकी पहले तो कॉज पे जाएं, कॉज क्या होती है? वही कॉज है प्लैक डिपोजिशन, टार्टर डिपोजिशन। जब फॉरेन बॉडी आप दांत हिलने लगते हैं लोगों के, कहते हैं जी लूज हो गया, जंप कर रहा है। देखें ना, अगर प्लैक जमा हुआ है किसी के दांत में, इट इज़ द फॉरेन बॉडी प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। वो क्या करता है कि वो एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ, तो वो डिटैचमेंट करता जाता है गम्स की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टूथ। जब आप गम्स इस तरह होते हैं जिस तरीके से आपने एक गमले में पौधा लगाया हुआ है, अगर आप वो गमला टूट जाए तो फाइनली क्या होगा? पौधा, तो वो जो गम्स हट जाएंगे और वो दांत हिलना शुरू हो जाएगा। तो हम स्केलिंग इसलिए बोलते हैं, यू शुड रिमूव द टार्टर डिपोजिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टूथ। उसके निकलने से क्या होता है? गम्स वापस अपनी जगह ग्रो करके आ जाते हैं, एंड इट विल बी हेल्दी ना। वापस से ये जो हिलना दांत का होता है और जंप करना होता है, ये ठीक हो जाता है।
सर कि उसमें ये होता है कि गम्स स्वेलिंग की वजह से जो दांत हिल रहा है, एक होती है बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि हड्डी ने दांत को छोड़ दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर यू शुड गो फॉर द टूथ एक्सट्रैक्शन। लेकिन अगर गम्स की वजह से है तो बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, उसके बाद कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं, मीठी चीज़ खा लेते हैं, वो जब उस सुराख के अंदर चली जाती है तो पूरी रात दर्द से तड़प रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका क्या इलाज होता है? फिलिंग करानी चाहिए या रूट कैनाल कराना चाहिए, क्या देखिए, कराना ये चाहिए? एक्यूट पल्पाइटिस के पेन होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्ट मैंने बताया ना, जैसे बच्चा चॉकलेट खा के या कोई बड़ा सो गया तो बैक्टीरिया मौजूद हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की, उन्होंने एक कैविटी प्रोड्यूस कर ली। एक कैविटी जो है ना, उसका पाथ एक होता है चलने का, वो नीचे की तरफ जा रही होती है, इनेमिल को आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करती है, डेंटिन में आती है, उस वक्त तक कोई पेन नहीं होता। नर्व में जब जाती है तो पेन शुरू। हाँ, जब डेंटिन क्रॉस करके नर्व में ये ट्रैवलिंग होती है, डॉक्टर बुलान 2 ईयर्स में, अल्लाह ताला 2 साल देता है कि आप उसको साफ करवा के भरवा लें, वो इस स्टेज पे फिलिंग हो जाती है। व्हेन इट टच टू द नर्व, तो वो एक्यूट पल्पाइटिस के पेन होते हैं, वो पूरी रात लोग जाग के गुजारते हैं। कई दफ़ा मैंने ट्रीटमेंट किया ऐसे पेशेंट्स का, वो चेयर पे ही सो गए, मेरी चेयर पे ही सो गए, इतना उनको मतलब सुकून मिला, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे पेन में। मैंने क्या किया, मैं एनेस्थीसिया दिया, उनको सुन किया दांत को, उसके बाद मैं गया अंदर से मैंने नर्व निकाल दी, तो एकदम पेन ख़त्म हो गया। और वो इतना वो मेंटल उनको पीस के वो चेयर पे ही सो गए, वो उठाया, भाई ट्रीटमेंट हो गया आपका। तो इतना शदीद पेन होता है। इसका परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट रूट कैनाल करानी जी, एग्जैक्टली। इफ़ यू वांट टू सेव द टूथ, आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। रूट कैनाल करा के आप उसको सेव कर सकते हैं, और दोबारा वो दांत उसी पोजीशन पे आ जाएगा, जिससे आप दवा खाएं पिएं सब कुछ करें। तो रूट कैनाल इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दोज टीथ के जो जिनमें कीड़ा काफ़ी डीप लग गया। सर, पहले ज़माने में लोगों के दांत टूट जाते थे, लोग सोने के दांत लगवाते थे। बाज़ दफ़ा उन सोने के दांतों में हीरे भी जड़वा लिया करते थे। बहुत से ऐसे अमीर लोग जो अपनी अमारत अपने दांतों के ज़रिए दिखाना चाहते थे, तो जब वो स्माइल करते थे तो एक आध दांत सोने का नज़र आ रहा होता, उसमें एक हीरा भी जड़ा होता था। तो आजकल के लोग दांत बदलवा लेते हैं, यानी जिनके दांतों के शेप ठीक ना हो। हमने बहुत सी ऐसी आर्टिस्ट एक्ट्रेसेस देखी हैं, हमने ऐसे बहुत से सियासी लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी स्माइल चेंज करने के लिए अपने दांतों को बदलवा लिया। हाँ, तो बहुत कॉमन सर, बहुत कॉमन है दुनिया के अंदर। अब ये मतलब है कि अब तो ये इतना कॉमन है कि लोग पूरा फेस चेंज हो जाता है, कर देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करते हैं। कैपिंग होती है या पूरे दांत चेंज कर दिए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं? सामने के दांतों में किए जाते हैं। सामने के दांतों में आप मुख्तलिफ धात होती है ना, पोर्सलिन के भी दांत लगते हैं, जरकोनिया के भी लगते हैं, जैसे आपने बताया गोल्ड के भी लगते हैं। तो अब उसमें जो नेचुरल, उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। द शेप ऑफ द टीथ एंड नंबर कलर ऑफ द टीथ, कि किस एज में दांत का कलर इंसान का क्या होता है, वो शेड के साथ आप बनाएं तो बिल्कुल। हम नाम नहीं लेंगे, जो आपके लोग इतने टीवी पे नजर आते हैं सियासतदान, कितनों का तो मैंने ही किया है, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा, हाँ, आप करते हैं ट्रीटमेंट? जी, मैंने बिल्कुल किया। दोबारा से मैं चाहूँगा कि आपका जो गुलशन इकबाल में प्राइवेट सेटअप है, उसके हवाले से मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 है, और ये रब मेडिकल सेंटर के समदानी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में पेट्रोल पंप है, उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त सा एक फुल स्केल डेंटल फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ पे दांतों के तमाम तकरीबन ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, स्केलिंग से लेके ऑर्थोडोंटिक्स, मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट्स, सर्जरी, इम्प्लांट्स एंड तमाम तकरीबन जो भी आपके दांतों या मुंह से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, उनको हल किया जाता है डॉक्टर साहब की क्लिनिक में। इसके अलावा सैफ़ी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब जो हैं वो एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा आते हैं इसके साथ साथ टूथ एक्सट्रैक्शन की तरफ, या जो विजडम टूथ जिसे अकलदाड़ कहा जाता है, किस एज में निकलती है ये? मैं आपको उसको बताता हूँ। एक चीज़ आपकी उस पर ऐड कर दूँ कि मेरा एक इंस्टा पे एक पेज बना हुआ है, स्माइल इन द सिटी। स्माइल इन द सिटी, yes. अच्छा, ये भी हम स्क्रॉल में चला रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें स्माइल इन द सिटी, इसका लिंक भी आपको देंगे। इसके हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें स्माइल इन द सिटी का भी लिंक आएगा, और भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं डॉक्टर अकील शेख साहब के, वो भी आपको नज़र आएंगे। जी, आप क्वेश्चन ये कि विजडम टूथ, अच्छा विजडम टूथ का ये होता है कि वो आता है 17 के बाद।
इसका अकल से वाकई कोई ताल्लुक मैं होता है, ये अकल दाढ़ होती है? अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। गुड। 17 से आना शुरू होता है और हम वेट करते हैं ये 21 साल की एज तक इसका ड्यूरेशन है इरेप्शन का निकलने का, ठीक है। इस दौरान ये निकलता है ना, तो होता क्या है कि 17 इयर्स का जो बच्चा होता है या एडल्ट होता है उसके तमाम दांत सेट हो चुके होते हैं, लाइफ बड़ी सेट चल रही होती है। अब ये निकलना शुरू होता है 17 में, इन बिटवीन द लास्ट मोलर यानी कि सेकंड मोलर एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल के बीच में से, तो स्पेस बहुत कम होती है, तो ये अंदर फंस जाता है, यानी कि अपनी पूरी इम्पैक्टेड हो जाता है, फंस जाता है। हाँ, इम्पैक्टेड बिल्कुल अभी नहीं बोलेंगे हम, अभी इसकी इरेप्शन का टाइम चल रहा है। अब इसी जगह देख रहा है आने का, उसका जो बक्को लिंगुअल और मीजियोडिस्टल डायमेंशन है वो इतना ज़्यादा है, पूरा एक मोलर होता है। अच्छा, दांत का अल्लाह ताला ने निज़ाम ये बनाया कि पहले पूरा अंदर बन जाता है, फिर ऊपर आता है। अब वो ऊपर आता है तो लड़कियों में ये प्रॉब्लम कॉमन क्यों होता है बच्चियों में? क्योंकि लड़कियों का जो जॉ होता है वो इन्वर्टेड होता है और मेल का थोड़ा सा बाहर होता है। तो बच्चियों में तो ये प्रॉब्लम कॉमन इसलिए कि कम जगह होने की वजह से उनका जॉ थोड़ा सा इस अंदर की तरफ होता है। तो ये 90% बच्चियों में ये अंदर ही फंस जाते हैं, पूरे नहीं आते। इस अंदर फंसने वाले दांतों को दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्टेड विजडम टीथ बोलते हैं। अच्छा, कितने दांत होते हैं? 4 होते हैं, चारों तरफ एक एक होता है, 1 2 3 4 राइट लेफ्ट। अच्छा, अब आपका सवाल ये सारे आने ज़रूरी हैं? सब लोगों में ये निकल आते हैं या ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया से गुजर गए लेकिन उनके दांत ना निकले? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि देखें, एक तो जगह अगर मिल जाती है तो पूरे आ जाते हैं, जगह नहीं मिली तो अंदर वो होते हैं, वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। हम लोग ने उनके नाम रखे हुए, मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन, डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन। फंस भी जाते हैं बीच में, फंसे, जगह कम होने की वजह से फंस गए ना। अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं होता, अगर डॉक्टर बुलंद वो प्रॉब्लम ना करें तो लोग चलने देते हैं उसको, लेकिन जब एक दफ़ा वो पेन करते हैं तो फिर वो अपनी पोजीशन की वजह से पेन करते हैं, क्योंकि वो आसपास के मसल्स पे स्ट्रेस कर और प्रेशर डाल रहे होते हैं, नीचे से एक नर्व जा रही होती है उसको प्रेस कर रहे होते हैं, फिर उनमें खाना फंसता है, वो बहुत जल्दी उनमें कीड़ा लग जाता है। तो फिर हमें जब पेशेंट को पेन होता है तो हमें उस दांत की सर्जरी करनी पड़ती है, उसको निकालना पड़ता है। ट्रीटमेंट उसका एक ही है, अगर आप उसको गूगल करें और बोलें विजडम टूथ तो लिखे हुआ आएगा कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ दिस टूथ। ना, दूसरी आपकी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि इसका अकल से ताल्लुक़ है या नहीं है इसका अकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको सिर्फ विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं कि वो बच्चा पूरे होशो आवास में होता है जब ये दांत आता है, क्योंकि उससे पहले जो लास्ट दांत आता है वो 12 साल की एज में आता है। जिसका अकलदाड़ निकली हुई हो वही अकलमंद हो सकता है किसी अकलमंद की अकलदाड़ ना भी निकली हो। अच्छा, ये यानी इसको ज़रूरी नहीं अगर ये इन्फेक्टेड ना हो और इम्पैक्टेड ना हो, यानी फंसा हुआ ना हो और इसमें इन्फेक्शन ना हो तो इसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो निकाल भी दें तो इससे चबाने पे, खाना खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। इसमें से कि 1 2 3 3 मोलर होते हैं, 3 में से एक अगर ना हो तो 2 मोलर अल्लाह ताला ने एनफ चबाने के लिए, करने के लिए। दूसरा जितना ये जो फॉरेंसिक वो होते हैं ना, जब एज डिटेक्ट की जाती है किसी भी पेशेंट की कह लें या किसी मुल्जिम की कह लें, तो वो इसी से की जाती है कि इस एज में के 17 अगर किसी का विजडम टूथ नहीं आया है तो इसका मतलब वो 17 से कम एज का है, आ रहा है तो वो 17 और 21 के बीच में, पूरा आ गया है तो वो डेफिनेटली 21 से ऊपर है। तो एज का भी इससे होता है, जब आप करेंगे एज का इशूज़ हो जाते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो किस तरह उसको पकड़ा जाए कि क्या एज हो सकती है इसकी। ठीक। तो अच्छा सर, मुख्तलिफ लोगों के दांत एक्सीडेंट में टूट जाते हैं, बच्चों के गिरने से टूट जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? अगर आधा दांत टूट गया, अब लोग पूरी ज़िंदगी उस टूटे हुए दांत के साथ गुजार लेते हैं ये सोच के कि यार आधा है तो सही ना। बड़ा ट्रॉमा है डॉक्टर बुलंद, ये जब एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो किसी के साथ भी वो बड़ा ट्रॉमा होता है। तो उसमें हम लोग ये फौरी तौर पे तो जब एक्सीडेंट केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, रोड एक्सीडेंट ख़ास तौर पे बाइक पे जब लोग गए, तो वो बाकी मल्टीपल इंजरीज तो होती हैं, क्योंकि डेंटल के हवाले से जो होती है वो हम लोग देखते हैं, अक्सर कॉल भी आ जाती है हॉस्पिटल से क्या एक्स, तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो जबड़े दोनों देखने होते हैं कि वो सही है, उनमें से कोई तो नहीं टूटा है। उसके बाद फिर हम दांत देखते हैं कि दांत कितने इसके सलामत हैं। अगर दांत टूटा है तो उसके फ़ौरन एक्सरे किए जाते हैं। अगर वो दांत इस तरह टूटा है कि दांत के अंदर जो मौजूद नर्व है
वो इन्वॉल्व हो गई है तो हमने फिर उसका सीधा सीधा उसकी रूट कैनाल करके उसको कैपिंग वैपिंग लगा देते हैं। और देख लिया कि जी इतना डैमेज हो गया फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन, तो पूरा फिर निकालना पड़ता है। तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या है, उस वक्त तो इमरजेंसी होती है ना, तो पेशेंट को उससे अच्छा, निकालना अगर होता है। किसी पेशेंट का दांत टूट जाए पूरा पूरा और वो दांत लेके आपके पास आ जाए, तो क्या उसका दांत वापस लगाया जा सकता जी है? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे टूट नहीं जाता उसको, वो निकल गया पूरा, निकल गया किसी पूरा। एक्सीडेंट में निकल गया या कैसे, तो वो उसको उसी वक्त लगा लिया जाता है। एक मैसेज छोटा सा दे दूं कि कभी भी ऐसा हो जाए किसी के घर में, तो उसको उस टूथ को, निकले हुए टूथ को नॉर्मल सलाइन में डाल दें। नमक अगर के घर पानी में में? नॉर्मल सलाइन ना हो, नॉर्मली नहीं होता ना लोगों के घरों में, तो दूध के अंदर डाल दें। अच्छा, तो उसके जो टिश्यूज़ हैं सराउंडिंग के, वो नॉन वाइटल नहीं होंगे, है ना। उस तरह अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसी वक्त उसको लगा देते हैं। जैसे आजकल इम्प्लांट चला है ना, इम्प्लांट क्या है, इट इज़ द वाइस वर्सा ऑफ द टूथ एक्सट्रैक्शन ना, दांत निकाला उसकी जगह इम्प्लांट डाल दिया, तो इसी तरह हम इम्प्लांट की तरह लगा देते हैं। अब टूथ वो नॉन वाइटल होगा लेकिन उसकी सराउंडिंग सारी वाइटल होंगी, तो वो वर्क करेगा, काम ठीक कर है ना। जाएगा। तो ये है कि आप ये नहीं कि 4 दिन बाद दांत ला रहे हैं निकल गया, कभी भी नहीं लगेगा वो, उसको आप जितना भी लगा उसी लें, वक्त अगर उसको दूध में डाल के एज ले आए, सून एज as पॉसिबल soon as आप possible। उसको किसी लिक्विड में डाल दें, दूध में डाल दें, नॉर्मल सलाइन में डाल दें, तो आप उसी वक्त ले आएँ तो उसी वक्त लग जाता है। ऐसे बहुत केसेस हमने किए हैं बच्चों में ख़ासतौर पे। इत्तेफाक से मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ सैफी हॉस्पिटल, लाइन से स्कूल बने हुए, बहुत सारे स्कूल हैं, तो बच्चे ट्रॉमा होता है वहाँ पे, वो आते हैं हमारे पास, तो अक्सर मैंने ये किया कि उनको लगा वही जो दिया, टूटा हुआ फिर दांत हम है वो लगा दिया। उसको ऑब्जर्व, हाँ निकला हुआ। वो पूरा दांत निकल जाता पूरा है, दांत अगर निकल पूरा गया दांत तो- लगा दिया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। वो ऐसे एक्ट होता है जैसे इम्प्लांट एक्ट होता है ना, कि जी आपने एक चीज़ सॉकेट में डाल दी। सर, ये डेंटल इम्प्लांट बेहतर होते हैं, डेंचर्स बेहतर होते हैं? बहुत से ऐसे ज़्यादा उम्र के लोग जिनके काफ़ी सारे दांत गिर जाते हैं, उनको डेंटिस्ट मशवरा देते हैं कि अब आप 32 ही लगवा लें। एग्जैक्टली देखिए ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। इम्प्लांट जो है ना, वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो एल्वियुलर बोन है ना, यानी कि जबड़ों की बोन है, वो उसकी डेंसिटी चेक की जाती है। अच्छी डेंसिटी होनी चाहिए। यस, वो क्योंकि इट शुड बी फर्म टाइटली इन द जॉ ना, तो वो एज ए एंकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपने 2-3 इम्प्लांट डाल दिया, वो मजबूत हैं, तो आप यू कैन अप्लाई एनी डेंचर भी उस पर लगा सकते हैं, फिक्स टीथ भी लगा सकते हैं। अगर बोन एनफ ना हो और डेंसिटी ऑफ द बोन अच्छी ना हो, तो यू शुड गो फॉर द डेंचर ना, फिर हमें डेंचर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या जो डेंचर्स लगाए जाते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड होता है? जी, जैसे ज़्यादा उम्र के लोगों में दांत गिर जाते हैं तो कहा जाता है कि जी मसूड़े फ्लैट हो गए, अब डेंचर भी नहीं लग सकता। क्या ये बात दुरुस्त है? सर देखें, ऐसा होता है कि डेंचर को भी तो रिटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए, तो हम किस चीज़ पर रोकते हैं? बोन के ऊपर, एल्वियुलर बोन, ठीक है। बोन अगर मौजूद है तो डेंचर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप ये एज्यूम करें कि डेंचर ना होगा तो इंसान खाना तो खाएगा ना। जब आप बग़ैर डेंचर के, बग़ैर दांतों के खाना खाएंगे तो क्या होगा? बहुत तेज़ी से बोन रिजॉर्प्शन होगी, यानी कि बोन आपकी बैठनी शुरू हो जाएगी। जो रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन होगी, जिसको आप बोल रहे हैं फ्लैट मसूड़े हो गए, अब डेंचर तो लग जाएगा लेकिन उसमें रिटेंशन नहीं होगी, वो फ्लोट करेगा। तो हम बोलते हैं जल्दी इस वजह से लगाएं कि इस बोन के ऊपर ही इंप्रेशन लेके बोन के ऊपर बना के बिठा दिया जाएगा, तो उसमें रिटेंशन अच्छी आती है। ये इस वजह से आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इस लिहाज से कि बहुत लोग लेट कर देते हैं, तो वो वैसे ही खा रहे होते हैं। जब वैसे ही खा रहे होते हैं तो बोन बचती ही नहीं उनकी। ठीक। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि दांतों में बहुत से जरासीम होते हैं, तो ओवर ब्रशिंग या बाज़ दफ़ा डेंटल ट्रीटमेंट्स के दौरान लोग बीमार हो जाते हैं, हार्ट वेल्व्स पे असर पड़ जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, दांतों में नहीं, एक्चुअली ओरल कैविटी में बैक्टीरिया मौजूद है ना, अगर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो कि नुकसानदेह हैं, तो वो एग्जैक्टली वो क्या पूरी बॉडी में ही असर करते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरफ आ रहा था मैं, बिल्कुल उससे यानी दिल के जो वैल्व्स हैं कार्डियो, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो जर्म्स जाके वॉल्स के ऊपर जाके एडहेरेंट हो जाते हैं तो वो ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये कि वैसे भी कि अगर किसी शख्स के दांत मुंह में डिजीज़ हैं वो, और एक नॉर्मल इंसान है जिसके दांत तमाम अच्छे हैं, दोनों की सेहत में भी फ़र्क होता है। क्योंकि ओरल फिजिशियन, मैंने अपने आप को क्यों बोला कि दांत अगर अच्छे हैं, मुंह की हेल्थ अच्छी है, तो आप देखें कि उसके तमाम ऑर्गन्स अच्छे होंगे। अगर नहीं अच्छी है तो आप देखें इसका हार्ट पे भी असर होगा, इसका किडनी पे भी होगा, इसका गाल ब्लैडर पे भी होगा, इंटेस्टाइन पे भी होगा। क्योंकि देखिए, दांतों को अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि आप खुराक को अच्छी तरीके से चबाएं और उसके बाद वो पेट में जाए ना। अब जब
दांत अच्छे नहीं होंगे, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप दांत को खुराक को सही नहीं चबा सकते ना। जब सही नहीं चबाएंगे और एक बड़ी बड़े टुकड़ों की शक्ल में आपके पेट में या आपके स्टमक में जाएगी चीज़, तो वहाँ से वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी। डाइजेस्ट के दौरान जितनी भी उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो चीज़ें हैं वो निकल के अपने अपने जो पार्ट में बॉडी के जाती हैं, तो वो वहाँ पे हेल्दी लोगों के प्रॉपर वर्क करती हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट की उसको कभी कमी नहीं होगी, कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी, कभी लिपिड की। लेकिन जो लोग नहीं खाना खा सकते उनको ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो एक रिसर्च है जिसमें ये लिखा गया था, मैंने देखा कि उसमें ये था कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी नॉर्मल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। सर, क्या मसूड़ों के इन्फेक्शन या मुंह के इन्फेक्शन में पेट भी ख़राब हो सकता है और पेट की एंटीबायोटिक भी दी जाती है? बहुत कॉमन है। पेट भी ख़राब होता है और लॉन्ग टर्म पे जाके किडनीज़ पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी असर पड़ता है, डेंटल। इसी वजह से जो ओरल हेल्थ है वो बहुत अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आजकल बहुत अजीब सी बात देखी जाती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुटखा पान छालियाँ खा रहे होते हैं, पूरे दांत लाल हो रहे होते हैं और उसकी वजह से जो है ना देखने में भी अजीब से लग रहे होते हैं और ओरल हाइजीन भी ठीक नहीं होती। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल डॉक्टर बुलंद, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये चीज़ हमारी सब कॉन्टिनेंट की है, इंडिया पाकिस्तान। कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ें तो आपको कोई भी शख्स ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसके मुंह में कुछ ना कुछ मुंह में है। और वो इतना डेंजरस है कि हम, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी एक सिंध गवर्नमेंट का उनका एक सर्वे है, अभी उनका एक नुमाइंदे से मेरी बात हो रही थी। वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2010 से उन्होंने स्टार्ट किया है और वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके सारा रिकॉर्ड लेते हैं। तो वो बताते हैं कि इस गुटखा छालिया और ये जो इसकी वजह से जो मुंह का कैंसर है वो इस वक्त कराची शहर में 450 लोग डेली उससे इफेक्ट होते हैं, यानी कि, और उसमें 450 में डेथ भी हैं। 450 नए केसेस प्लस डेथ इसकी वजह से। तो 450 का फिगर है हमारे सिंध गवर्नमेंट का मेंटेन रिकॉर्ड है, ये वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। उन्होंने ये किया 2010 से इसको मेंटेन करना शुरू किया। 450 लोगों का डेली एवरेज है जो गुटखा छालिया से कैंसर में आए और उसमें डेथ भी हुई। इसमें होता क्या है कि इन चीज़ों से, देखिए ये चीज़ें अगर रोक दी जाएं, इनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो कितने लोग अपनी जानों से बच जाएं। लोग इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते और मैं जब पेशेंट देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसको ये बताने की कि इसको कैंसर है, क्योंकि उसके साथ 2 छोटे बच्चे होते हैं, जवान उसकी बीवी बैठी हुई होती है। अब मैं किस मुंह से बोलूँ कि इसकी 6 महीने की लाइफ रह गई है, क्योंकि ओरल कैंसर बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसमें जो कैंसर होता है वो सब म्यूकोस ओरल फाइब्रोसिस कहलाता है, जो प्री कैंसरस लीजन है, जो कि चेंज हो जाता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नाम। इस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बाद कुछ बचता नहीं है, आप जितने ऑपरेशन करवा लें, कुछ कर लें, फिर कोई नहीं बचता। तो बड़ी तेज़ी से फैलता है वो। तो वो मैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस पे भी थोड़ा सा मैं लोगों की नॉलेज के लिए आपसे चाहूँगा कि आप बताएं, जो लोग पान गुटखा खाते हैं उनका मुंह खुलना कम हो जाता है। जी एग्जैक्टली। और यहाँ तक पोजीशन आ जाती है कि वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लेके हाथ से मुंह के अंदर डालते हैं या खिचड़ी या स्ट्रॉ से खाना खा रहे होते हैं। क्या होता है सर? उसका ये होता है कि ये होती कॉज बीटल नट है, छालिया। वो छालियाँ नहीं है जो आपकी दादा या हमारे नाना खाते थे। ये आजकल सारी केमिकली ट्रीटेड छालियाँ हैं, मीठी छालियाँ हैं कि आप इसमें, मुझे नहीं पता वो छालियाँ हैं भी नहीं है, वो पता नहीं कोई ऐसा चीज़ें हैं वो मुंह में रखते हैं ये लोग। उससे होता क्या है, ये अंदर की झिल्ली जो होती है, म्यूकोसा जिसको हम बोलते हैं, वो सख्त होनी शुरू होती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। सर 2 निशानियाँ बार बार डैमेज होता है, रिपेयर होता है, डैमेज होता है, रिपेयर। 2 निशानियाँ होती हैं। पेशेंट से हम 2 सवाल पूछते हैं। एक तो लिमिटेड माउथ ओपनिंग उसकी होती है, नंबर 2 उसको खाने में मिर्चें लगती हैं।
खाने में इस कदर शदीद मिर्चें लगती हैं कि घर वाले कहने लगे कि जी हम तो बगैर मिर्चों का खाना इनकी वजह से बनाते हैं। पहली साइन ही होती है। नंबर 2, लिमिटेड माउथ ओपनिंग। आपने जिस तरह बताया कि इतनी कम माउथ, जैसे वो फाइब्रोसिस पीछे से स्टार्ट होता है और आगे तक आता है, जब कोई बीच में एहतियात नहीं करता, रोकता नहीं है, तो वो चलते चलते आगे तक आता है। आपने जो बोला कि छोटे छोटे टुकड़ों में, मैंने तो ऐसे केसेस किए हैं कि मैंने आगे से एक दांत निकाला है ताकि स्ट्रॉ पास हो जाए कि वो बंदा पानी पी सके। ज़ीरो माउथ ओपनिंग मैंने देखी है और इतना डेंजरस होता है ये। उन लोगों का फिर आप देखें कि यंग हैं, वो 30 साल के हैं, 40 साल के, एक दांत निकालना पड़ा सिर्फ पानी स्ट्रॉ पास करने के लिए ताकि वो पानी पी सके, लिक्विड ले सके, उसकी बॉडी में कुछ जाए। आप देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया की नेमतें उसके सामने रखी हुई हैं। ही कांट ओपन हिज माउथ, वो कुछ खा नहीं सकता। सर ऑपरेशन होते हैं लेकिन सक्सेसफुल यूँ नहीं है कि ये सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है। अगर ये बीमारी अमेरिका में होती या यूके में होती या कनाडा में होती तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा होता। वहाँ पान नहीं है तो रिसर्च भी नहीं है, रिसर्च नहीं है तो ट्रीटमेंट भी नहीं है। यहाँ इस खत्ते में रिसर्च होती नहीं है, हम तो पान खाने में लगे रहे ना। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो डिजीज़ हो रही है उसके लिए क्या करना है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग वो चीज़ खा रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और इसको एलिमिनेट करने से बहुत सारे लोग मरने से बच सकते हैं। ये डेली का इशू है कराची का, और बड़े ख़तरनाक केसेस मैंने देखे हैं इसमें। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मेरा पैगाम यही है कि भाई अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। उसमें बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। एक तो अपना दांतों की सफाई रखें और टाइम ज़्यादा दें ब्रश करने में, और रेगुलर चेकअप से मुराद 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट को चेक करवाएं ताकि अगर कोई होने वाली बीमारी है तो शुरू में पकड़ ली जाए वो, ठीक है ना। और दूसरा, अगर कोई भी डिज़ीज़ ऐसी हो जाती है जो कुदरती है तो बहरहाल वो ट्रीटेबल है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हर किस्म का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर अकील शेख, एक्स वाइस प्रिंसिपल कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के अहदेदार और एक्सपर्ट डेंटल सर्जन आज हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।